नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल, और सबसे पहले पूर्ण साक्षर राज्य भी जो केरल ही बना। भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य केरल है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसके साथ साथ हाँ, एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे पहला डिजिटल साक्षर राज्य भी जो है वो केरल ही है। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य केरल, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य केरल, भारत का सर्वाधिक महिला लिंगानुपात वाला राज्य केरल। तीनों का आंसर केरल होगा। नेक्स्ट फैक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है। तो हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, और इसके साथ 1% में अन्य सभी गैसें आ जाती हैं। ध्यान देंगे, हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% के अंतर्गत सभी गैसें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियां स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ियां, तो जो शत्रुंजय पहाड़ियां हैं वो गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियां स्थित है। तो शत्रुंजय पहाड़ियां जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में कचारी खंडहर मौजूद है। निम्नलिखित में से किस शहर में कचारी खंडहर मौजूद है। तो जो कचारी खंडहर है वो नागालैंड के दीमापुर में स्थित है। नागालैंड के दीमापुर में। कौन सा, अगर राज्य के बारे में आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो दीमापुर है, और नागालैंड के दीमापुर के पास ही कचारी खंडहर मौजूद है। कचारी खंडहर मौजूद है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ये 3 श्रेणियां थी, अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी। अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी करके उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय आर्थिक गतिविधि है। तो देखिए, आर्थिक गतिविधियों को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम, प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां जैसे कि कृषि, यानी खनन, यानी वैसी सारी गतिविधियां जो जिनमें हम सीधे रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि खेती करना, पशुपालन करना, खनन करना, यानी जो चीजें हम डायरेक्ट नेचर से जहां हम चीजें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त करते हैं उसे हम लोग प्राथमिक प्राथमिक श्रेणी कहते हैं। यानी कृषि, खनन और इसके बाद पशुपालन। पशुपालन, ठीक है। इसके बाद बारी आती है द्वितीय श्रेणी की। दूसरे में बारी आती है जो द्वितीय श्रेणी है, इनमें यहाँ से प्राप्त उत्पादों का हम आगे प्राप्त उत्पादों से अगर कोई और उत्पाद बनाते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन करते हैं, तो उसे द्वितीय श्रेणी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने खेती किया और आपने गेहूं उगाया, और उस गेहूं को जब पीस कर आप आटा बनाते हैं, तो जो आप ये काम कर रहे हैं गेहूं से आटा बनाना, ये द्वितीय श्रेणी के उद्योग हो गए। गेहूं से आटा बनाना, आटा बनाना, यानी आप इसको यूं समझ सकते हैं कि उद्योग, उद्योग जैसे कि आप गेहूं से आटा बना रहे हैं, उस गेहूं से मैगी बना रहे हैं, उस गेहूं से कुछ और मिठाइयाँ बना रहे हैं। इस तरह के जो नेचर से प्राप्त चीजों को सीधे रूप से प्राप्त करना प्राथमिक उद्योग, नेचर से प्राप्त उन पदार्थों में परिवर्तन करके कुछ और बनाना द्वितीय उद्योग, और इन प्राप्त पदार्थों को बाजार में बेचना यानी व्यापार जो है, यानी व्यापार जो है वो तृतीय तृतीय उद्योग है। तृतीय उद्योग है, यानी सेवा क्षेत्र।
लेकिन अगर चतुर्थ क्षेत्र की बात की जाए तो चौथी श्रेणी में आ जाता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक श्रेणी, आप आंसर देंगे कृषि या जिनमें हम सीधे रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हों। तृतीय श्रेणी, हम प्रकृति से प्राप्त उत्पादों में कुछ परिवर्तन करते हैं या उनसे कुछ और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसे द्वितीय श्रेणी कहेंगे। उन पदार्थों को किसी को उपलब्ध करवाना या बेचना, ये तृतीय श्रेणी में आ जाता है, यानी व्यापार और सेवा क्षेत्र तृतीय श्रेणी में आ जाता है, और आईटी जो है वो चतुर्थ श्रेणी में आता है। यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय आर्थिक गतिविधि है। तो यहां अगर हम देखें तो व्यापार जो है वो तृतीय आर्थिक गतिविधि है, व्यापार जो है वो तृतीय आर्थिक गतिविधि है। अगर हम कृषि की बात करें तो यह प्राथमिक है, शिकार की बात करें ये भी प्राथमिक है, और बुनाई की बात करें यह द्वितीय श्रेणी का उद्योग है। बुनाई द्वितीय श्रेणी का उद्योग है, शिकार प्राथमिक श्रेणी का उद्योग है, कृषि प्राथमिक श्रेणी का उद्योग है, और जो व्यापार है वो तृतीय श्रेणी का उद्योग है। व्यापार जो है वो तृतीय श्रेणी का उद्योग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक हिस्सा है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन जो है वो प्राथमिक श्रेणी का उद्योग है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, ये सब प्राथमिक श्रेणी के उद्योगों में आते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में, एक बार फिर से ध्यान देंगे, खेती, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी उद्योग यानी डेयरी उद्योग, ये जो हैं ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न, मुद्रा की मांग मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। यानी आपको ये नहीं पता है कि फ्यूचर में हमारे पास प्राप्तियां क्या होंगी, यानी हमारी अर्निंग क्या होगी और हमारी खर्चे क्या होंगे। तो जब आपको आपकी आमदनी और आपके खर्चे के बारे में जानकारी नहीं होती है तो आप सुरक्षा के बारे में सोचते हो। तो वैसी मुद्रा जिसकी मांग आपको भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण बढ़ती है, वैसी मुद्रा को हम लोग एहतियाती मुद्रा या प्रिकॉशनरी मनी कहते हैं। एहतियाती मुद्रा या प्रिकॉशनरी मनी कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। मुद्रा की मांग मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण होती है। तो वैसी मुद्रा जिसकी मांग भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण बढ़ती है, उसे हम एहतियाती मुद्रा कहते हैं, या प्रिकॉशनरी मुद्रा या प्रिकॉशनरी मनी कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो चतुर्थ श्रेणी के उद्योगों में आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो है वो चतुर्थ श्रेणी के उद्योगों के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एफपीओ का पूर्ण रूप क्या है। तो एफपीओ का पूर्ण रूप होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो आपसे अगर कोई एफपीओ का पूर्ण रूप पूछे तो आपका आंसर होगा फॉलो, एफ फॉर फॉलो, ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ये होता है एफपीओ का पूर्ण रूप, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जाता है, उसे आधार वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को ही हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, की गणना के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम आधार वर्ष कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मूल्य वर्धित कर वैट किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत में मूल्य वर्धित कर या वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत 2005 में की गई थी। भारत में वैट की शुरुआत 2005 में की गई थी, यानी वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत 2005 में की गई थी। लेकिन जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी। तो जीएसटी की शुरुआत, आपका आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 को की जाती है। तो भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में मूल्य वर्धित कर वैट किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत में वैट जो है वो 2015 में लागू किया गया था। 2005। भारत में वैट जो है वो 2005 में लागू किया गया था। वैट कब लागू किया गया था। तो 2005 में लागू किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू करने वाला पहला देश जो है वो फ्रांस है। यानी जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश जो है वो फ्रांस है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं को मुद्रा पूर्ति की मांग में कब शामिल किया जाता है? तो देखिए, मुद्रा को उसकी तरलता के आधार पर 4 रूपों में बांटा जाता है, M1, M2, M3 और M4। अगर तरलता की बात की जाए तो सबसे अधिक तरल मुद्रा M1 होती है। सबसे अधिक तरल जो है वो मुद्रा M1 है, और सबसे कम तरल मुद्रा जो होती है वो M4 होती है। तो ध्यान देंगे, सबसे अधिक तरलता M1 में होती है, सबसे कम तरलता M4 में होती है। अगर हम M2 की बात करें तो M2 में M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं होती हैं। तो M2 में M1 प्लस डाकघर की बचत जमाओं को शामिल करने पर M2 आता है। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं को मुद्रा पूर्ति की माप में शामिल किया जाता है। किस मुद्रा आपूर्ति की माप में शामिल किया जाता है? तो आपने देखा M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं, ये M2 में शामिल है। तो हमारा आंसर होगा M2। अगर आपसे कोई पूछे कि M2 क्या है, तो M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं, अगर आपसे पूछे सबसे अधिक तरल मुद्रा कौन सी है, आपका आंसर होगा M1। सबसे कम तरलता M4। M1 से M4 की तरफ जाने पर तरलता घटती है। M1 से M4 की ओर जाने पर तरलता घटती है। और हमारा क्वेश्चन था, डाकघर की बचत जमाओं की मुद्रा पूर्ति की माप में शामिल किया जाता है। तो डाकघर की बचत जमाओं को M2 में शामिल किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो अंतिम उपाय का ऋणदाता केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। अंतिम उपाय का ऋणदाता जो है वो केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। यानी जब किसी सरकार को और कहीं से कोई ऋण नहीं मिलता तो अपने केंद्रीय बैंक के पास जाता है। यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो अंतिम उपाय का ऋणदाता उस देश के केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ध्यान देंगे, किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? तो डेबिट कार्ड पर 16 अंक होते हैं। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? तो डेबिट कार्ड का नंबर जो होता है वो 16 अंकों का होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। तो प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना की शुरुआत 2016 कब हुई थी? 2016 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को कब तक आवास उपलब्ध करवाना था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था कि 2022 तक हर व्यक्ति के पास उसका एक आवास होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी, इस योजना का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य था कि 2022 तक हर व्यक्ति के पास उसका एक आवास होना चाहिए। 2022 तक हर व्यक्ति के पास, देश के हर नागरिक के पास उसका एक आवास होना चाहिए। अगला प्रश्न, इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।